जाता है, ये पूछा गया था। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस जो है ये हर साल कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखना है ना। 20 जुलाई यहाँ पर करेक्ट आंसर जो भी लगाए थे 20 जुलाई आपका सही है, ठीक है। फिर यहाँ पर बात करेंगे शतरंज का शुरुआत कहाँ हुई थी? मतलब शतरंज की शुरुआत किस देश में? अपने भारत में शतरंज की शुरुआत हुई थी, याद रखना है। शतरंज का जादूगर अभी अपने भारत में किसे कहा जाता है? तो विश्वनाथन आनंद को कहा जाता है, याद रखना। विश्वनाथन आनंद है सबसे पहला जो कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जिसका नाम अभी 2021 में चेंज करके कर दिया गया। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये पहला किसे मिला था? तो विश्वनाथन आनंद को ही मिला था, ये याद रखना है। ये चेस में सबसे बड़े खिलाड़ी यानी कि अपने भारत में ये विश्वनाथन आनंद है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है, ये चीज आपको यहाँ पर जो भी लगाया आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि वैज्ञानिक पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका के जीव द्रव्य को क्या नाम दिया था? तो जीव द्रव्य से क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन जो है उसका थोड़ा सा चेंज भी रह सकता है उसमें आपको, क्योंकि जो स्टूडेंट भेजता है पूरी तरह से कोई नहीं भेज पाता है, तो आपको बताना नहीं जो आंसर आपको सही मिलेगा। और आने वाले जो शिफ्ट में आने वाले जिसका एग्जाम है उनके लिए काफी फायदेमंद रहेगा, जो कि एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताएंगे, वही चीजें आपको पढ़ना, ठीक है। जो भी समय मिलेगा आपको उसी टॉपिक से जहाँ से प्रश्न पूछा गया, जैसे कोशिका से पूछा गया तो कोशिका से रिलेटेड आपको टॉपिक पढ़ लेना, ठीक है। चलिए यहाँ पर आंसर क्या लगाते हैं? तो वैज्ञानिक पुरकिंजे ने 1839 में, कब? 1839 में कोशिका के जीव द्रव्य यानी कि जीवित पदार्थ को क्या कहा था? तो प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। क्या? प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। यहाँ पर देखिए समझिए एक्स्ट्रा फैक्ट में कि देखिए जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म की खोज अगर पूछे तो वैज्ञानिक किसने किया था? तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक फेलिक्स डू जार्डिन ने किया था। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, बिहार पुलिस में ये दोनों से प्रश्न पूछा गया है, पहले भी पूछा गया था, तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है जीव द्रव्य के बारे में। तो जीव द्रव्य की खोज अगर पूछेगा तो खोज किसने किया था? डू जार्डिन ने किया था। कब? 1835 में किया था डू जार्डिन ने। लेकिन इसका नाम किसने दिया था, है ना? और देखिए अगर आपसे पूछता क्या मालूम, डू जार्डिन ने इसका नाम क्या दिया था? देखिए डू जार्डिन ने इसका नाम दिया था कि क्या लिखा था? सारकोड, है ना, सारकोड नाम दिया था, ठीक है, डू जार्डिन ने। इसके बाद पुरकिंजे ने 1839 में, पुरकिंजे ने 1839 में इस तरल पदार्थ को क्या बोला था? तो जीव द्रव्य कहा था ना। जीव द्रव्य नाम किसने दिया था? तो पुरकिंजे ने दिया था। जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। दोनों प्रश्न काफी महत्वपूर्ण याद रखना है। तो जीव द्रव्य की खोज किया था डू जार्डिन ने, और इसका सारकोड नाम दिया था किसने? डू जार्डिन ने दिया था। लेकिन प्रोटोप्लाज्म या तो जीव द्रव्य नाम दिया था पुरकिंजे ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि पटना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो कि न्यायमूर्ति कौन बनी है? ये क्वेश्चन था, तो ये कौन बनी है? तो मनहर लाल दोषित बनी थी। कौन? मनहर लाल दोषित बनी थी। 2010 में ये पद संभाला था। पटना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। आंसर जो भी लगाया था क्या? मनहर लाल दोषित आपका सही है, ठीक है। और यहीं पर अगर बात करेंगे वर्तमान में करंट अफेयर में याद रखना, अभी वर्तमान में जून 2026 की रिपोर्ट में कि पटना हाईकोर्ट का अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अभी है मीनाक्षी मदन राय। कौन है? मीनाक्षी मदन राय, याद रखना है ना, मीनाक्षी मदन राय। अभी करंट अफेयर का अगर करंट क्वेश्चन पूछेगा तो ये वाला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रही बात क्या पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 1916 में हुआ था। पटना हाईकोर्ट के 1916 में। अब पटना विश्वविद्यालय का कब हुआ था? 1917 में हुआ था, ठीक है। ये काफी महत्वपूर्ण याद रखना, ठीक है। अच्छा ये पटना हाईकोर्ट से अगर पूछा, अगर ये पूछे भारतीय मुख्य जो उच्चतम न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट का पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हरिलाल जेकानिया थे। कौन थे? हरिलाल जेकानिया था। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थे? तो फातिमा बीबी थी। कौन थी? फातिमा बीबी, याद रखना है। और सिंपल हाईकोर्ट का अगर पूछे पहली मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो लीला सेठ जो कि हिमाचल प्रदेश के न्यायाधीश बनी थी, ठीक है। ये चीज याद रखना आपको। अभी करंट अफेयर में हाईकोर्ट से याद रखना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से आपको याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान में अभी कौन है मुख्य न्यायाधीश? तो 53 में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो कौन है? सूर्यकांत है, जस्टिस सूर्यकांत, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? काजू उगाने के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त है? आप लोग जो भी लोग सेट इस चैनल पर लगाते हैं मिट्टी के बारे में जब भी क्वेश्चन आता था आपको हम सभी चीजें बताते थे मिट्टी के बारे में ना। तो ये देखिए यहाँ पर पूछा गया था, इसमें से बताइए आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि काजू की खेती के लिए ये क्वेश्चन मालूम आपको, हम बार-बार ये भी बताते थे कि बिहार टीचर में ये प्रश्न पूछा हुआ है काजू वाला, सेम क्वेश्चन यहाँ पर पूछा आपको, इसमें पूछा गया, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके खुद से बताइए कि आंसर क्या होगा इसका। चलिए बताइए काजू उगाने के लिए कौन सा मिट्टी सबसे उपयुक्त है? चलिए कमेंट कीजिए इसका आंसर सही आ रहा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा काजू की खेती के लिए। और मिट्टी से प्रश्न फिर आएगा, ध्यान रखना, मिट्टी से आपको हमेशा बताते थे, तो जो लोग इस चैनल पर बने होंगे वो आंसर आपको आसानी से लगा के आए होंगे भी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट नहीं दिख रहा है, वो चेक कर लेते हैं। कमेंट शो नहीं कर पा रहा है। अच्छा राजकिशोर का आंसर आया है बी। चलिए आपका आंसर सही है। मिट्टी के बारे में आपको सारी चीज़ अभी हम बताएंगे, ठीक है, क्योंकि मिट्टी से हमेशा हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। हाँ चलिए बी आ रहा है सबका। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा हो जाएगा? लाल लेटराइट मिट्टी हो जाएगी, ठीक है। लाल लेटराइट मिट्टी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। देखिए और क्या पूछा जाता है अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए क्या? चाय और कॉफी के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा होगा? चाय और कॉफी के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होगा सिंपल लेटराइट मिट्टी। कौन सा होगा? तो सिंपल बोलना क्या? लेटराइट मिट्टी ना। चाय और कॉफी के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी लेटराइट मिट्टी, ठीक है, लेटराइट मिट्टी। ये काजू की खेती के लिए पूछा तो लाल लेटराइट मिट्टी हो गया, ठीक है। लाल लेटराइट मिट्टी यहाँ पर आंसर हो गया। और चाय और कॉफी के लिए पूछेगा तो लेटराइट मिट्टी होगा। ये पूछेगा कि आपसे कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन होगा? तो आंसर क्या लगाइएगा? कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होता है ना। कपास की खेती के लिए इसे काली मिट्टी भी कहा जाता है। और इसे पूछा जाता है, ये भी प्रश्न पूछा गया एग्जामों में कि काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? तो रेगुर मिट्टी है ना। तो रेगुर मिट्टी को क्या कहा जाता है? किसे कहा जाता है? काली मिट्टी कहा जाता है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है कपास की खेती के लिए। अच्छा ये बताइए कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में किस मिट्टी का विस्तार है? सबसे अधिक क्षेत्रफल में किस मिट्टी का विस्तार है? तो जलोढ़ मिट्टी है। सबसे ज्यादा भारत में कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। और यही बिहार में भी अगर पूछेगा ना सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी है? तो जलोढ़ मृदा ही है। और इसी को बिहार में क्या बोलते हैं? कछारी मिट्टी कहा जाता है। यानी कि बिहार में सबसे अधिक जो फैला हुआ मिट्टी कौन सा है? तो कछारी मिट्टी है, जिसे जलोढ़ मिट्टी ही कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी बिहार में ये कछारी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो बिहार में सबसे अधिक कौन सा है? कछारी मिट्टी ऑप्शन में रहेगा, तो आप आंसर लगाइएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और क्या आंसर पूछा जाएगा मिट्टी के बारे में? देखिए मिट्टी जो जलोढ़ मिट्टी है सबसे ज़्यादा पाई जाती है भारत में और बिहार में भी। और जो सबसे उपजाऊ मिट्टी अगर पूछेगा कि सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सा है तो वो कौन सा है? तो जलोढ़ मिट्टी है। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सा है? तो जलोढ़ मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है। क्या होता है? दो प्रकार का होता है। आपसे पूछा जाता है, एक बार डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा खादर किसे कहा जाता है ना। तो देखिए जलोढ़ मिट्टी ने दो प्रकार का होता है, एक नई जलोढ़ मिट्टी होता है और एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी होता है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या? तो नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? इसे खादर कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? खादर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? इसे बांगर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। इसको हमेशा के लिए याद रहेगा, कंफ्यूजन हो कैसे याद रखना है। देखिए मिट्टी जहाँ पानी हमेशा आते रहता है तो मिट्टी खोद के लिए चला जाता है, ये खादर कहलाया है ना। और मिट्टी
जब खोद के ले चला जाएगा और पानी बार बार आते रहेगा तो वो क्या नया मिट्टी रहेगा, तो नई जो मिट्टी है वो खादर, अब पुरानी जो मिट्टी को बांगर कहा जाता है, क्या बांगर कहा जाता है, ठीक है। अब मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पेडोलॉजी कहलाता है, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। नहीं एक्सप्लेन तो करना है, अब जो एग्जाम समाप्त हो गया, आपका एग्जाम जो आपका होने वाला का 17 को है, ठीक है। तो एक्सप्लेन की बात नहीं, बात है क्या एक्स्ट्रा फैक्ट्स, आपको रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम में। जैसे कि अभी मिट्टी के बारे में पूछा है काजू के लिए, तो आपको सभी चीजें याद रखना है। चाय और कॉफी के लिए अगर पूछ दे है ना, आपको कपास की खेती के लिए पूछ दे, क्योंकि आपको रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप भी वही काम करेंगे जिनका एग्जाम बाकी है अभी, तो कि जो जहाँ से जिस चैप्टर से प्रश्न पूछा गया है उसी चैप्टर को और उसी से रिलेटेड प्रश्न पढ़ना है, ठीक है। हाँ, जिनका एग्जाम हो गया है तो वो लोग जरूर कमेंट करेंगे सर अभी एक्सप्लेन के अभी टाइम नहीं है ना, क्योंकि आप लोग आंसर सिर्फ जानना चाह रहे हैं ना। तो कोई बात नहीं, जिनका एग्जाम है उसको विशेष ध्यान में रखते हुए हम जो भी वीडियो बनाते हैं, जो होने वाला है, जो हो चुका है वो तो ठीक, आप तो आंसर मिला लीजिएगा ना, आपके पास टाइम है, कई जगह आंसर मिला लीजिएगा, लेकिन जो होने वाला है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। चलिए यहाँ पर बात करते हैं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार बिहार का स्वास्थ्य लिंगानुपात कितना है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये आंसर आप जो लगाए थे क्या 1090, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ था, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं डिटेल में से थोड़ा, देखिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो 5 है ना, NFHS है ना, जो कि नेशनल और ये क्या फैमिली है ना, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार बिहार का समग्र लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी 1090 है, ठीक है। और ये पिछले सर्वेक्षण जो हुआ था ये 4 वाला, तो उससे उसमें क्या था 10 से ये काफी बेहतर 1090 है, ठीक है। और इसका आंकड़ा अगर ये देखिए, अब यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया था आपसे कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो 5 है तो बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो इसमें 1090 हुआ। अब जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपको याद रखना क्या कि ग्रामीण लिंगानुपात यही वाला अगर पूछ देगा तो कितना 1111 है, 11 ग्रामीण लिंगानुपात, और शहरी लिंगानुपात पूछेगा तो 982 है, ठीक है। ये चीज याद रखना आपको, ठीक है। राष्ट्रीय औसत की बात करेंगे तो इस सर्वेक्षण के दौरान संपूर्ण भारत का लिंगानुपात कितना 1020 दर्ज किया गया, तो भारत का 1020, अब बिहार का कितना 1090, और बिहार में जो है लिंगानुपात की बात करेंगे ग्रामीण का 11 शहरी का कितना 982 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, गांधी जी को कितना जो कर देना होता है चंपारण आंदोलन के समय पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन बता दी, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये वाला प्रश्न आएगा हमेशा, ठीक है। ध्यान रखना, ये चंपारण में जो नील खेती के जो नील आंदोलन हुआ था उसमें कितना कट्ठे की खेती नील की खेती करना पड़ता था, तो 3 कट्ठे के 20 कट्ठे पर 3 कट्ठे की खेती करना पड़ता था नील की खेती ने, तो 3/20 होगा आंसर, ठीक है। 3/20 इसका करेक्ट आंसर जो भी लगा सही आपका है ना। और ये 3 कट्ठिया प्रणाली से संबंधित, इसको 3 कट्ठिया प्रणाली बोला जाता है, नील की खेती के विरुद्ध हुआ था। अब चंपारण जो सत्याग्रह है, यहाँ से प्रश्न हमेशा आता है, कई प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, तो सभी चीजें एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। चंपारण आंदोलन ये कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था, है ना। गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने आमंत्रित किया था, तो राजकुमार शुक्ला ने किया था, और किसके विरुद्ध हुआ था, तो नील की खेती के विरुद्ध हुआ था। कितनी करना पड़ता था, 3/20 खेती करना पड़ता था, ठीक है। ये चीजें याद रखना सारे। और गांधी जी जो है, गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन में ये कब से सक्रिय हुए, तो गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन में जो सक्रिय हुए ये चंपारण आंदोलन से हुआ था ना, 1917 से ही हुआ था, ठीक है। और भी याद रखना क्या, एक प्रश्न आता है कि चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी की जान किसने बचाई थी, तो बत्तख मियां ने बचाई थी। किसने, बत्तख मियां ने बचाई थी, ये आपको याद रखना सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पर क्या कोकन तट पूछा था ना, कोकन कोरोमंडल तट से संबंधित प्रश्न था। देखिए ये अपना क्या भारत है, ये वाला जो एरिया है पश्चिम साइड में, इधर महाराष्ट्र गोवा आ गया, ये सब क्या कोकन तट हो गया ना, कोकन तट हो गया। अगर आपसे पूछा जाता है क्या ये वाला एरिया है ना जो कि कर्नाटक तमिलनाडु हो गया, ये जो केरल वाला ये है मालाबार तट है, कौन सा ये मालाबार तट है। और ये जो उड़ीसा आंध्र प्रदेश वाला है पूर्वी साइड जो है ये क्या कहलाया, ये कोरोमंडल तट कहलाता है, कोरोमंडल तट कहलाता है, ठीक है। और ये चीज ध्यान रखना था। आपसे ये वाला पूछा था कोंकण तट वाला कि महाराष्ट्र और या तो कोंकण तट में कौन आता है, तो महाराष्ट्र और कौन सा आएगा, गोवा आएगा ना, गोवा क्षेत्र महाराष्ट्र और गोवा का क्षेत्र जो कोंकण तट कहलाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो अगर यहाँ से पूछा जाता है कर्नाटक और ये केरल वाला, ये तमिलनाडु, ये मालाबार तट हो जाएगा। इधर उड़ीसा आंध्र प्रदेश वाला पूछेगा तो कोरोमंडल तट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज याद रखना। यहीं से प्रश्न पूछा जाता है आपसे क्या कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कहाँ पर होता है, तो ये होता है कहाँ पर, तो ये नीलगिरी पर्वत पर होता है, ठीक है। ये सभी चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। सेकंड शिफ्ट वाला जिनका एग्जाम है तो वो लोग भी प्रश्न भेजिएगा है ना, टेलीग्राम पर, मेरा टेलीग्राम करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे, तो टेलीग्राम पर भेजिएगा। तो उससे क्या होगा, आपको लगातार है ना हम जो करवाएंगे अपने चैनल पर, आपको रिलेटेड क्वेश्चन आपको अधिक से अधिक प्रश्न बताएंगे, ठीक है। जो कि संभावित प्रश्न रहेगा, निश्चित रूप से पूछा जाएगा, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। कई चीज़ों का, कई रेलवे हो चाहे एसएससी हो, या तो आपको बिहार के कई एग्जामों का एनालिसिस हम करवाएं, तो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट जितना भी बताते हैं आपको वहाँ एग्जाम में पूछा जाता है, कई प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको जिस टाइप के प्रश्न पूछा गया उसी टाइप के प्रश्न आपको मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बताएंगे, ठीक है। इसलिए हमारी वीडियो देर से भी आएगी और थोड़ा सा लंबी भी रहेगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना ताकि आपको स्टूडेंट को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा और प्रश्न डायरेक्ट यहाँ से एनालिसिस से देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या बरौनी रिफाइनरी पूछा था, और ये क्या बिहार का एकमात्र जो पहला कारखाना जो पूछेगा रिफाइनरी तेल सोडा कारखाना, ये बरौनी है। कहाँ पर है, पूछा था कहाँ है ना, बेगूसराय में, ठीक है। आप देखिए क्या जिला से प्रश्न पूछा गया, मालूम, तो जिला से जो इंपोर्टेंट चीज़ है ना वहाँ से प्रश्न पूछा गया है। जैसे कि भागलपुर में आपसे पूछा गया था क्वेश्चन है ना, तो भागलपुर हो गया, बेगूसराय हो गया, तो आपको हर जिला से जो महत्वपूर्ण चीज़ है आपको वो चीज़ याद रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर समझिए, अगर यहाँ पर क्या पूछा बरौनी रिफाइनरी कहाँ, बेगूसराय में, बेगूसराय से और क्या याद रखना आपको, बिहार का पहला रामसर साइट कौन सा है, तो वो है कांवर झील है। कहाँ मिलेगा आपको, बेगूसराय में है, ठीक है। कांवर झील कहाँ पर, बेगूसराय में। और ये जो झील से फिर देखिए अभी प्रश्न आया है इसमें या तो नहीं ये, लेकिन आपको निश्चित रूप से संभावना है कि जो झील है क्योंकि रामसर साइट है वहाँ से प्रश्न आपको आने वाले शिफ्ट में पूरी संभावना रहेगी आएगा, ठीक है। इसलिए अभी वर्तमान में कितने 6 रामसर साइट बिहार में कौन कौन सा जिला में ये याद रखना है। तो पहला रामसर साइट बेगूसराय में है, ठीक है, कांवर झील, और दूसरा और तीसरा कहाँ, जम्मू में है, वो कौन सा, नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य कहाँ है, जम्मू में, ठीक है। आपसे हम पूछेंगे आप लोग जो कि आंसर बताइएगा कमेंट में, ठीक है। नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य जो है ये रामसर साइट कहाँ है, जम्मू में, ठीक है। सर्वाधिक सोना का भंडारण बिहार में कहाँ पर होता है, ये कमेंट करके बताइए। सर्वाधिक सोने का भंडारण कहाँ पर है, सर्वाधिक सोने का उत्पादन बिहार में किस जिला में होता है, फास्ट कमेंट कीजिए, ठीक है। सर्वाधिक सोने का है ना, एक एक प्रश्न आपको आंसर बताना है। सर्वाधिक अगर सोने का पूछेगा, सोना कहाँ पर होता है, ठीक है। हाँ, दीपक कुमार जी का आंसर आ गया जम्मू, माइंड क्लिप का भी आंसर आ गया जम्मू, और नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य पूछेगा तो जम्मू आंसर हो जाएगा। फिर आपको बताना क्या मालूम, गोकुल जलाशय, चलिए बताइए गोकुल जलाशय ये किस जिला में है। अगर आ जाता है प्रश्न कि गोकुल जलाशय रामसर साइट हाल ही में जो कि रामसर साइट का दर्जा दिया गया बिहार में, ये किस जिला में, गोकुल जलाशय। फिर आपसे पूछेगा उदयपुर झील किस जिला में है, उदयपुर झील ये किस जिला में है, और
सभी का आंसर बताइएगा। और उसके बाद कौन सा है, गोगा बिल झील है, सबसे लाटेस्ट जो है गोगा बिल झील, ये किस जिला में, ठीक है। तो देखिए गोकुल हो जाएगा बक्सर, है ना, और उदयपुर हो जाएगा पश्चिम चंपारण, और गोगा बिल झील कहाँ पर है, ये रामसर साइड है, छठा रामसर साइड, ये हो जाएगा कटिहार हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है, देखिए गोकुल बक्सर में है, कोई बेगूसराय लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या गोकुल बक्सर, ऐसे याद रखना, गोकुल बक्सर उदयपुर का पश्चिम चंपारण, और गोगा बिल झील कहाँ पर है, ये कटिहार में, ठीक है। उदयपुर पश्चिम, उसको सिलेक्ट कर लेना, उदयपुर पश्चिम चंपारण में, ठीक है। हाँ, पश्चिम चंपारण में देखिए, पश्चिम चंपारण से भी कई प्रश्न आता है, देखिए पश्चिम चंपारण से बहुत सारे प्रश्न आता है। देखिए पश्चिम चंपारण में क्या, बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत पूछेगा तो वो कौन सा है, सोमेश्वर श्रेणी है ना, सोमेश्वर श्रेणी जो है सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो कौन सा, सोमेश्वर श्रेणी, ये कहाँ पर मिलेगा आपको, पश्चिम चंपारण में। पश्चिम चंपारण में। अब बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, हर परीक्षा में पूछा जाता है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर मिलेगा, पश्चिम चंपारण में। कुछ फिर पूछेगा यहाँ से क्या, एकमात्र टाइगर रिजर्व जो है वो भी कौन सा है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है ना, वो कहाँ है, पश्चिम चंपारण में है, और उदयपुर झील भी पश्चिम चंपारण हो गया, ठीक है। तो पश्चिम चंपारण से ये सारी चीजें आपको याद रखना है। फिर अगर जिला से ही बात करें तो अगर पूछे आपसे क्या मालूम, सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा बिहार में, सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है। और बिहार में धान का कटोरा किसे कहा जाता है, सर्वाधिक मतलब धान किस जिले में होती है, या तो चावल की खेती सर्वाधिक किस जिले में होती है, तो आंसर क्या लगाइएगा, सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, सर्वाधिक धान का कटोरा, दोनों आंसर क्या होगा, इसमें होगा रोहतास, है ना। सर्वाधिक साक्षर जिला बिहार का कौन सा है, रोहतास, रोहतास है। और बिहार में धान का कटोरा किसे बोलते हैं, रोहतास को ही बोला जाता है। ये सर्वाधिक साक्षर हुआ रोहतास। और न्यूनतम साक्षर पूछेगा तो वो कौन होगा, पूर्णिया, कौन सा होगा, पूर्णिया, न्यूनतम साक्षरता वाला कौन सा है, तो डिस्ट्रिक्ट है वो पूर्णिया। पूर्णिया में क्या होता है, सर्वाधिक जूट का उत्पादन अगर पूछेगा कहाँ होता है, पूर्णिया में होता है। पूर्णिया से दो प्रश्न याद रखना, न्यूनतम साक्षर जिला और सर्वाधिक जूट का उत्पादन कहाँ होता है, तो पूर्णिया में होता है, ठीक है। ये हो गया रोहतास की बात। अब यहाँ पर बात करेंगे सबसे पूर्वी जिला कौन सा, बताइए कमेंट करके, बिहार का पूछेगा सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बताइए सबसे पूर्वी जिला कौन सा है ना। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है अपना बिहार का, अगर लगभग आयताकार है बिहार का मैप है, ठीक है। इधर सबसे इधर हो जाएगा क्या, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, है ना, 7 जिला जो कि नेपाल के साथ लगा हुआ है ना, 7 जिला जो नेपाल से, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, और कौन सा है, सीतामढ़ी, है ना, सीतामढ़ी मधुबनी, सीतामढ़ी मधुबनी, और सुपौल, अररिया और किशनगंज, है ना। तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा, ठीक है। 7 जिला, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती, ध्यान रखना कौन कौन करता है, 7 जिला करता है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी मधुबनी, सीतामढ़ी मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो वो है किशनगंज, है ना, सबसे पूर्वी जिला पूछेगा तो किशनगंज हो जाएगा, ठीक है। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, किस जिले में होती है, तो किशनगंज में होता है ना, सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होता है, ठीक है। अच्छा, पश्चिम चंपारण से एक और प्रश्न याद रखना है, सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, पश्चिम चंपारण ही है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है पटना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हो गया पश्चिम चंपारण, और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हो गया पश्चिम चंपारण, और सबसे छोटा हो जाएगा शिवहर, ठीक है। और अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, चलिए इसका कमेंट करके बताइए आप, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला अगर पूछेगा तो कौन सा होगा, ठीक है। और यहाँ पर याद रखना क्या, रेशम नगरी किसे कहा जाता है, सिल्क सिटी किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है किसे, भागलपुर को, है ना, भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है, याद रखना भागलपुर को, भागलपुर में क्या विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, वो बताना है ना, रेशम नगरी हो गया भागलपुर। और सर्वाधिक फल उत्पादक जिला पूछेगा तो क्या होगा, सर्वाधिक फल उत्पादक जिला आंसर क्या लगेगा, तो मुजफ्फरपुर लगेगा, क्या मुजफ्फरपुर सर्वाधिक फल उत्पादक जिला कौन सा है, तो मुजफ्फरपुर है, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपसे क्या पूछे, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, तो वो कौन होगा, शेखपुरा होगा ना, शेखपुरा। अभी आंसर नहीं आया था किसी का, शेखपुरा। तो इस तरह से जिला नहीं सर, अनुपम झील पूछेगा तो कैमूर लगाना है, ठीक है। कैमूर जो बता रहे हैं, अनुपम झील पूछ दिया तो कैमूर लगाइएगा, सबसे कम जनसंख्या वाला शेखपुरा है, ठीक है। हाँ, दीपक कुमार का आंसर आ गया शेखपुरा। तो इस तरह से जिला से ना सभी चीज़ें आपको जितने बताएं आपको याद रखना है, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय होगा भागलपुर, और नालंदा विश्वविद्यालय होगा नालंदा में। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था, कुमारगुप्त प्रथम ने किया था, है ना। और जो कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था, कमेंट करके बताइए। सबसे कम जनसंख्या वाला है शेखपुरा, ठीक है, कैमूर नहीं। तो बताइए कमेंट करके आप लोग कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, बताइए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, किसको याद है, जो कि भागलपुर में है, जल्दी से बताइए। विक्रम, हाँ धर्मपाल आंसर आ गया। अब ये बताना है क्या मालूम, ये दोनों विश्वविद्यालय यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय, इसको नष्ट किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी ने किया था, ठीक है। किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने किया था, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2001 शायद पूछ लिया था 2001 के बारे में कि भारत की शहरीकरण दर कितनी है, तो 27.8% यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार कुछ याद चीजें रखना, 2011 के जनगणना के अनुसार तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पूछेगा किस राज्य का है, तो बिहार का। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कौन सा हो जाएगा, तो बिहार का हो जाएगा, 2011 के अनुसार याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, बिहार के किस जिले में अशोक का अभिलेख नहीं है, तो किस जिले में अशोक का अभिलेख नहीं मिला था, तो मधुबनी ऑप्शन में दिया हुआ था, तो मधुबनी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। अशोक का शिलालेख से पूछा गया प्रश्न है तो याद रखना। अच्छा, अशोक से आया प्रश्न तो अशोक से फिर आएगा, ये ध्यान रखना है। तो अशोक के, अब निरंजन कुमार लिख रहे हैं कि सबसे कम जनसंख्या वाला शिवहर है। शिवहर नहीं, शिवहर क्या मालूम, सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है। चलिए कोई स्टूडेंट इनको जवाब दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे क्या, अशोक के शिलालेख के बारे में। देखिए अशोक का नाम जो है किस शिलालेख में मिलता है मालूम, अशोक का नाम जो है मास्की और गुर्जरा अभिलेख में मिलता है, ठीक है। अशोक का जो कलिंग युद्ध जो कि 261 ईसा पूर्व में लगा गया था, ये अगर पूछेगा कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में, किस शिलालेख में मिलता है, तो 13वें शिलालेख में मिलता है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता है। अशोक किस वंश का शासक था मालूम है, अशोक था मौर्य वंश का शासक था ना, याद रखना मौर्य वंश का शासक था ये अशोक। और मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, बिंदुसार था। कौन था, बिंदुसार था, ठीक है। याद रखना बिंदुसार का पुत्र कौन था, तो अशोक था। याद रखना कौन था, अशोक था। यानी कि अशोक का पिता कौन हो गया,
बिंदुसार, बिंदुसार का पिता था चंद्रगुप्त मौर्य ने। बिंदुसार जैसा एक नाम क्या है, बिंबिसार है ना, याद रखना बिहार के एग्जाम की दृष्टि से ये सब प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। बिंबिसार कौन था, कि हरियक वंश का संस्थापक था ना, तो बिंबिसार अलग है। बिंदुसार ये जो अशोक का पिता है, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता हो गया कौन, अशोक हो गया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। अशोक का जन्म कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, याद रखना है। और पाटलिपुत्र वाला जो बौद्ध संगीति हुआ था वो अशोक के समय हुआ था, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना आपको। अब बिंबिसार कहाँ का, तो ये राजगीर का ही था। इसका एक वैद्य था जीवक, है ना, जीवक, वो कहाँ से पूछा था, कहाँ से था, वो राजगीर उसका करता है ना। तो ये सब चीजें ध्यान रखना है। अरे साउंड नहीं आ रही क्या, साउंड कम आ रहा है। चलिए आप देख लीजिएगा, अपने मोबाइल का भी चेक करके देख लीजिएगा साउंड बढ़ा हुआ है कि नहीं आपका, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं अशोक के बारे में। और कुछ जाने अशोक के बारे में क्या, अगर पूछा आपसे क्या मालूम, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था मालूम, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। और एक पूछा जाता है धामे का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। काफी महत्वपूर्ण दोनों याद रखना, सांची का स्तूप का निर्माण भी अशोक ने करवाया था। और धामे का स्तूप जो कि ये कहाँ, धामे का स्तूप आपको मिलेगा सारनाथ उत्तर प्रदेश में, इसका निर्माण भी अशोक ने ही करवाया था। सांची का स्तूप कहाँ मिलेगा, मध्य प्रदेश में, इसका निर्माण भी अशोक ने ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, बंगाल आर्मी फौज के बारे में पूछा गया था ना। स्थित ऑप्शन में आपको दिया हुआ था, आपको दिया हुआ था ये वाला ना, दानापुर दिया हुआ था, पटना बिहार, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया था, जो भी लगाएं सही है। अब यहाँ पर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते। देखिए ब्रिटिश शासन काल के दौरान अवध प्रांत यानी कि वर्तमान में उत्तर